के नाम पर उत्तर भारतीयों से गुंडागर्दी कर रही मनसे अंदर तक हिल गई है। बीएमसी चुनाव से पहले जनता ने तो अभी सिर्फ अपने फैसलों की झलक भर दिखाई है। अभी तो बीएमसी की सत्ता तक पहुंचने के लिए ठाकरे ब्रदर्स के लिए कांटों भरी राह बाकी है। मराठी के मुद्दे पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए तो, लेकिन साथ बीएमसी चुनाव कितना रहेगा ये कहना अभी मुश्किल है। इस पर संशय बना हुआ है। बीएमसी चुनाव को लेकर सीटों के लिए उद्धव की शिवसेना और राज के मनसे के बीच बंटवारा क्या वाकई इतना आसान होने वाला है? क्योंकि मुंबई में जिस तरह से बेस्ट चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की किरकिरी हुई है, उसके बाद मनसे की उत्तर भारतीयों और गैर मराठियों से गुंडागर्दी की रणनीति को लेकर भी दोनों भाइयों के बीच खटपट देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट। साथ आए भाई भाई, फिर भी जारी रहेगी लड़ाई। मराठी पर तो साथ, बीएमसी पर भी बनेगी बात। ये पब्लिक है, हीरो से जीरो बनाना भी जानती है। गुंडाराज का चैप्टर क्लोज करेगी जनता। सत्ता का सुख भोगने की लालसा ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लगता है लालची बना दिया। 20 साल बाद दोनों एक साथ आए तो वजह भी सामने आ गई। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीएमसी की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन राजनीति दोधारी तलवार है, ये भी दोनों भाई बखूबी जानते हैं। इसलिए ठाकरे बंधुओं ने बांटो और राज करो की रणनीति बनाई। मराठी अस्मिता का हवाला दिया, मराठी वोटों को साधने के लिए मराठी हिंदी भाषा पर विवाद पैदा किया। मनसे के गुंडे हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों और गैर मराठियों से गुंडागर्दी मारपीट पर उतर आए। लेकिन महाराष्ट्र को बंटवारा नहीं, विकास चाहिए। महाराष्ट्र की जनता को मराठी गैर मराठी विवाद नहीं, भाईचारा चाहिए। इसकी बानगी भी हाथों हाथ दिख गई। बेस्ट सोसाइटी के चुनाव में ठाकरे परिवार के समर्थन वाले उत्कर्ष पैनल का खाता तक नहीं खुला। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो चुके हैं और इस एक होने के बाद वो महाराष्ट्र की सियासत में एक नया अध्याय लिखने की कोशिश करने का अहद ले चुके हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि भले ही दोनों भाई लंबे समय बाद एक हुए हैं, लेकिन जिस पार्टी से यानी महाविकास आघाड़ी के जिस पार्टी का वो हिस्सा है, उस पार्टी के कई लीडर इस एक होने को लेकर एक आंख भी इन दोनों को नहीं भाते, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ईगो क्लैशेस हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दौर में उन सभी सियासी पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो इन दोनों के साथ हैं। आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए ये संकेत था मुंबई का, ये इशारा था बेस्ट के कर्मचारियों का। लगातार सत्ता सुख भोगने वालों में अहंकार पैदा हो जाए तो फिर उसे जनता सबक सिखाती ही है। ठाकरे बंधुओं के साथ भी यही हो रहा है। बीएमसी चुनाव के साथ ही अन्य नगर निकाय चुनावों में मनसे और शिवसेना उद्धव के साथ आने की बात हो रही है। उद्धव की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने यह भी कह दिया है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बावजूद इसके ना तो उद्धव ठाकरे और ना ही राज ठाकरे की ओर से इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। आखिर ठाकरे ब्रदर्स ने साथ चुनाव लड़ने की घोषणा क्यों नहीं की? क्या दोनों भाइयों के बीच अब भी आखिरी समझौता नहीं हुआ? क्या बीएमसी चुनाव में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है? सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो फिर क्या होगा? क्या ठाकरे ब्रदर्स के अलग अलग चुनाव लड़ने की भी नौबत आ सकती है? उद्धव जी का जो हमें जानकारी है वो इतना इगोइस्टिक है कि मुझे लगता नहीं कि वो एक भूतकाल में देखा गया तो सामना में से संजय राउत ने खुद उद्धव जी के पुत्र आदित्य ठाकरे जी ने और खुद उद्धव जी ने इतना राज्य को अपमानित किया हुआ है चुनाव में, उसके पहले भी, तो वो सारी बातें आदमी कोई भूलेगा नहीं। तो मुझे लगता नहीं ये इकट्ठे आएंगे, और इकट्ठा आने से फर्क क्या होने वाला है? कुछ फर्क होने वाला नहीं। बीजेपी कह रही है कि अगर ठाकरे बंधुओं के हाथ बीएमसी का तख्त आ भी गया तो भी उनमें विवाद होगा। मराठी और हिंदी भाषा को लेकर जो विवाद ठाकरे बंधुओं ने खड़ा किया उससे उन्हें रत्ती भर भी फायदा नहीं मिला। अब बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स को नई रणनीति बनानी होगी। जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज ठाकरे की मुलाकात इसी नई रणनीति का हिस्सा है। बेशक राज ठाकरे ने सीएम से मुलाकात की अपनी वजहें बताई हो, लेकिन इसके पीछे की नीयत बीएमसी चुनाव ही है।
महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन दोनों का एक होना महाराष्ट्र की सियासत में कितनी अहमियत रखता है, ये हाल ही में बेस्ट में होने वाले पटपीढ़ी के चुनाव में सबने देख लिया। और यही बात महाविकास आघाड़ी के दूसरे लीडरों को खटक रही है, क्योंकि अगर आगाज ये है तो आने वाले दौर में अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा महाविकास आघाड़ी के हर उस लीडर को है जो महाविकास आघाड़ी का एक अहम हिस्सा है। सवाल फिर से वही है कि मराठी भाषा के मुद्दे पर ठाकरे बंधु साथ तो आ गए, लेकिन बेस्ट ने जो नतीजे दिए उसके बाद क्या दोनों भाई एमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे? इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सियासी दल चाहे जितने भी दावे करें, लेकिन जनता के मन को पढ़ना आसान नहीं है। जनता जिसे चुनकर हीरो बनाती है, उसे जीरो बनाते भी देर नहीं लगाती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चरण सिंह सापरा, कार्यकारी अध्यक्ष मुंबई कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाइना एनसी नेता शिवसेना शिंदे गुट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे। सबसे पहले मैं शाइना जी के पास आऊंगा। शाइना जी, एक मुद्दा जो अब धीरे धीरे पिटता नजर आ रहा है, पिटता इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो बेस्ट का चुनाव हुआ उसमें ठाकरे ब्रांड पिट गया, वो चल नहीं पाया। और उसके कुछ घंटों बाद या कहें कि उसके अगले दिन राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर ली। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मुंबई के विकास के लिए इस मुलाकात को बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो हो जाता है वो दिखता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब बीएमसी चुनाव की चर्चा हो रही है, उसके इर्द गिर्द राजनीतिक गलियारों में गर्माहट दिखी जा रही है। आपको लगता है कि बीएमसी चुनाव तक राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ रहेंगे या फिर कुछ और ही रास्ता अपनाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं कोई स्पेकुलेशन में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि उबाटा सेना और मनसे का जो अलायंस था बीएसटी, एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इलेक्शंस में, वहां उनका पैनल का नाम था उत्कर्ष, और उनका उत्कर्ष परफॉर्मेंस ये था कि वो एक सीट भी नहीं जीत पाए, बल्कि उनके शून्य के सामने आप देखेंगे कि आगे 21 सीट्स हर एक पे वो हारे। एक चीज स्पष्ट है कि मराठी मानुस ने स्वयं उनको नकारा है, क्योंकि जो उनकी स्वीकारता थी तो फिर ये नतीजा कैसे। ये लॉस से दो चीज साबित होता है कि भविष्य में जो बीएमसी इलेक्शंस है वहां ये जीरो, ये ब्रांड जीरो और ये परफॉर्मेंस जीरो सब दिखाई देता है। अभी दो भाई साथ में आए, नहीं आए, ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है, क्योंकि हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे बिल्कुल मराठी मानुस के लिए ना सिर्फ खड़े हैं, उनके लिए काम करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो बारिश आया था मुंबई में, 45 घंटे वो लगातार बीएमसी के कंट्रोल रूम में, वॉर रूम जो मंत्रालय में है, लोगों का फोन जवाब देना, ये होती है सक्रिय राजनीति। और जो लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ अपने घर पे बैठ के राजनीति कर सकते हैं, ये संभव है ही नहीं। और मैं जरूर कहूंगी कि जब चर्चा होती है कि राज ठाकरे क्यों मिले हैं देवेंद्र फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि कोई ट्रैफिक इश्यूज को लेके स्वीकार है, कोई स्पेक्यूलेशन नहीं। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि महायुति की सरकार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एकजुट बैठे हैं और एक ही लक्ष्य है, वो है महाराष्ट्र के लिए हम काम करें, महाराष्ट्र के लिए हम देखें कि कैसे जनता को फायदा हो, और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो लोग हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को भूल के कांग्रेस एनसीपी के साथ गए, और अभी कांग्रेस के इंडी अलायंस को भी पता नहीं कि उबाटा सेना उनके साथ है या नहीं, वो अपनी रणनीति कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, शिवसेना, एकनाथ जी शिंदे स्वयं पब्लिक के लिए, पब्लिक के बीच में और पब्लिक के हित में हमेशा काम करते रहेंगे। चरण सिंह जी, आप क्या मानते हैं? सवाल आपसे भी वही है। देखिए, जहां तक आप ये बीएसटी के चुनाव की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके दर्शकों को कि ये कोई ऐसे बहुत बड़ा चुनाव नहीं है। ये एक क्रेडिट सोसाइटी है जिसके 15,000 सदस्य हैं। 15,000 सदस्यों वाली एक क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव होते हैं। उसमें अगर जो भी पक्ष जीतता है, क्योंकि हम तो उसमें है नहीं, हमें किसी का साइड लेने की जरूरत नहीं है, ना मैं
उद्धव ठाकरे जी का प्रवक्ता हूं, ना मैं राज ठाकरे जी का प्रवक्ता हूं, लेकिन बताना ये चाहता हूं कि ये बहुत छोटी सी चीज है। क्रेडिट सोसाइटी 15,000 सदस्य, और भारतीय जनता पार्टी और महायुति की एक टेंडेंसी होती है कि वो छोटा चुनाव भी जीते हैं तो वो इस तरह से बताते हैं कि जैसे विधानसभा या कहीं पर बहुत बड़ा कोई पार्लियामेंट का चुनाव वो जीत चुके हैं। ऐसी बात नहीं है। सवाल जहां पर मुंबई शहर का आता है, मैं आपको बता दूं, ये महायुति की सरकार जो है ये पूरी तरह से फेल हो गई है। अभी 4 दिन पहले जो यहाँ पर बारिश हुई है, पूरी मुंबई थम गई थी, पूरी मुंबई रुक गई थी। मुंबई की लाइफलाइन जो लोकल ट्रेन है वो सबसे पहले रुकी। सेंट्रल रेलवे हो, वेस्टर्न रेलवे हो, हार्बर लाइन हो, सभी रुक गए थे। सारी बसें, सारी चीजें रुक गई थी। और जो अभी आदरणीय शाइना जी बता रही थी कि उप मुख्यमंत्री इतने घंटे वहां पर वॉर रूम में थे वगैरह वगैरह, यही उप मुख्यमंत्री ने तो जब मुख्यमंत्री थे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया था। 3 साल से 3.5 साल से एडमिनिस्ट्रेटर है। और कितना फंड इन्होंने स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए लिया पता है? 15,000 से 17,000 करोड़ रुपया, 17,000 करोड़ रुपया स्ट्रॉम वाटर ड्रेन, ताकि मुंबई के अंदर पानी न जमा हो। ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पिछले 3 साल जो है, मैं 3 सालों का नहीं, हर एक साल का ये फंड है, ये खर्चते आए हैं। लेकिन हुआ क्या? मुंबई भरी की भरी रह गई। इनकी प्राथमिकताएं गलत है। दरअसल बात यह है, इनकी प्राथमिकता क्या है कि 15 अगस्त को मटन की दुकानें खुली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, 15 अगस्त को चिकन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इनकी प्राथमिकताएं हैं कि कबूतर खानों में दाना कौन डालेगा, कितने बजे से कितने बजे तक डालेगा। अरे मुंबई शहर जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा, 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी प्राथमिकताओं के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि मुंबई में पानी नहीं भरना चाहिए। आप ये सोचिए कि किसी झोपड़पट्टी पर रिटेनिंग वॉल जो है वो नहीं गिरनी चाहिए। 7 लोगों की मृत्यु हो गई, दीवारें गिरी है बारिश के अंदर। आपको ये देखना चाहिए कि जो जानवर है वो पानी में खड़े खड़े मर गए मुंबई के अंदर। आपको ये देखना चाहिए कि आर्थिक राजधानी है देश की, आर्थिक राजधानी के अंदर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है, पूरी तरह से डगमगा जाती है। अब ये 45 घंटे खड़े रहे या 54 घंटे वहां पर वॉर रूम में जाकर के खड़े रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? मुंबई तो रुकी, मुंबई का सत्यानाश हुआ। और एक बात बताना चाहता हूं, मोनोरेल, 582 लोग मोनोरेल के अंदर अटक गए। इन्हीं की सरकार है ना। क्या कर पाए आप लोग? आपने इतने घटिया काम किए हैं, इतनी घटिया यंत्रणा लगाई है, सारा पैसा भ्रष्टाचार लगा हुआ है कि 582 लोग लटक जाते। अगर ये दुर्घटना वो एयर इंडिया के जहाज जैसी हो जाती तो माफ करना, ये एयर इंडिया के जहाज से भी बड़ी दुर्घटना होती अगर कुछ घट जाता। ये तो फायर ब्रिगेड वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने धीरे धीरे करके 8 घंटों के अंदर लोगों को वहां से बचाया। तो ये है महायुति की सरकार, ये है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की सरकार। शाइना एनसी जी, ये कटाक्ष इस बात पर कर रहे हैं कि देखिए ठीक है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बात तो बाद में करेंगे, क्योंकि बेस्ट का चुनाव कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, मात्र 15,000 वोटर उसमें होते हैं। लेकिन ये बात भी सही है, जब पूरे देश में तमाम सर्वे कंपनियां सर्वे करती हैं तो उनका सैंपल साइज क्या होता है? वो 1 लाख होता है, 2 लाख होता है, 2.5 लाख होता है। तो अगर मुंबई में अगर सर्वे ही मान लिया जाए, क्योंकि उसमें ज्यादातर मुझे लगता है कि शायद 95% मराठी वोटर्स होंगे, तो मराठी के मुद्दों पर अगर राजनीति हो रही है और मराठी 15,000 अगर वोटर मराठी वोट कर रहे हैं, तो उन्होंने अगर खारिज कर दिया है मराठी मानुष के मुद्दे को, तो ये भी अपने आप में बड़ा संकेत है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि महायुति की सरकार जो है उन्होंने स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंटेशन किया। चरण जी और हम दोनों रहते हैं मुंबई में। कोस्टल रोड हो, नावा शेवा लिंक हो, अटल सेतु हो, अनगिनत इंफ्रास्ट्रक्चर में अपरंपार काम हुआ है। इसके साथ वेलफेयर स्कीम्स, जहां लाड़की बहन योजना हो, पेंशन स्कीम्स हो, अप्रेंटिसशिप स्कीम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के साथ साथ उद्धव ठाकरे जी की जो करप्शन के एलिगेशंस थे वो सिद्ध भी हो चुके हैं। क्योंकि आप शायद भूल चुके हैं कि 2019 से 2022 की सरकार में कितने सारे मंत्री थे, कितने सारे उनके करप्शन के एलिगेशंस, जिसमें कोविड सेंटर मैनेजमेंट का स्कैम है, पतराचौल रीडेवलपमेंट का स्कैम, मिठी रिवर का डीसिल्टिंग का स्कैम, जिसके बारे में चरण जी बोल रहे हैं हम अभी भुगत रहे हैं इस बारिश में, और एक्सटॉर्शन चार्जेस भी के सामने। अभी सवाल ये उठता है कि जो 590 ऐसे पंप्स है, आप देखिए कि मुंबई में जो बारिश हुआ था इस बार,
इतना था कि संभव के बाहर कोई अन्य प्रदेश में, मैं वो दिन दिल्ली में थी, दिल्ली में बारिश था, दिल्ली में पूरी शहर ही, आप दिल्ली में रहते हैं, आपको पता है कि कैसे स्टैंड स्टिल पे आता है। इसके बावजूद मुंबई के बीएमसी एजेंसीज, फायर ब्रिगेड, सभी ने काम किया। मैं नहीं बोल रही हूँ कि खामियां नहीं है, क्योंकि इतने बड़े शहर में जहाँ इतनी आबादी है, जहाँ इतने सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, वहां हम काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई के साथ। नहीं तो आप मुझे बताइए, जो कंक्रीट रोड्स उबाटा सेना ने हमेशा रोका है, वहां हमारी महायुति की सरकार ने देखा है कि पॉटहोल फ्री मुंबई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्राइम, जहां विदेश से भी लोग आज देख रहे हैं मुंबई को एक इंटरनेशनल सिटी से। मैं कोई स्पर्धा में नहीं मैं हूँ उत्तर कि दे दूं? किसने ज्यादा किया किसने कम, लेकिन मैं जरूर कहूंगी, एक मुंबईकर के नाते, जो लोग बोलते हैं कि वो मराठी मानुस के लिए है, वो मराठी मानुस को घर दिए है क्या? बीडीडी चौल का प्रोजेक्ट किसने खत्म किया है? हमने किया है। भाड़ा के इतने सारे घर जो मराठी मानुस को मिला है, जो मराठी मानुस मुंबई के बाहर जाते थे, ये कॉज एकनाथ जी शिंदे ने चैंपियन किया। जी। तो हमारे नेता ने जो काम किया है, हमें किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और चरण सिंह जी जो हमारे मित्र हैं, उनको सिर्फ एक पूछना चाहती हूँ, क्या वो उबाटा सेना और मनसे के साथ है अलायंस में या नहीं है? क्या है परिस्थिति, वो जाने। हमें सिर्फ यहाँ काम करना है जनता के लिए, और हम मैं उत्तर दे दूं? इसी दिशा में काम करते जाएंगे। दे दीजिए चापड़ा साहब। अभी तो देखिए, खैर ये- कान्हा जी ये को यही मुझे- नहीं पता कि आप उबाटा और मनसे के साथ हैं भी कि नहीं। नहीं, वो अलायंस का विषय तो समय पर तय होगा है कि नहीं है। फिलहाल तो नहीं है हम अलायंस के अंदर, लेकिन जिस तरह से ये इनको ये भी बताना अच्छा, ये चाहूंगा कि घोषणा हो गई आपके- कि आप नहीं है? एक मिनट, नहीं, राज ठाकरे के साथ नहीं है, मेरा बोलने का मतलब जी। वो है। इनके मुख्यमंत्री जो हैं, वो मुख्यमंत्री खुद राज ठाकरे को हर हफ्ते में मिल रहे हैं, एक एक घंटे की मीटिंग कर रहे हैं, और ये हमारे पे कटाक्ष करने की बात कर रहे हैं। जहां तक इन्होंने मीठी नदी, विषयांतर होगा इसलिए मैं मीठी नदी पे आता हूं, इन्होंने मीठी नदी की बात की। वही मैं कह रहा हूं, 3 साल से एडमिनिस्ट्रेटर आपकी सरकार ने, महायुति ने बिठाया। पहले एकनाथ शिंदे जी, अब देवेंद्र फडणवीस जी। 17,000 करोड़ प्रति वर्ष का फंड है मीठी नदी ये सब साफ करने का। 17,000 करोड़ रुपया कौन खा रहा है? कौन से मंत्री खा रहे हैं? कौन से कॉन्ट्रैक्टर खा रहे हैं? कौन सी कंपनियां खा रही हैं? बताएं। ये क्यों भर रहा पानी सड़कों के ऊपर? ये आपने बताना चाहिए। जवाबदारी आपके ऊपर तय होती है, आप जवाबदारी से भाग नहीं सकते। आपके तो मंत्री और संतरी सब आपस में लड़ रहे हैं। गणेश नायक वर्सेस एकनाथ शिंदे चल रहा है थाने के अंदर। वहां पर रायगढ़ के अंदर कौन तिरंगा लहराएगा 15 अगस्त को, ये तय नहीं हो पाया। नासिक के अंदर कौन मंत्री तिरंगा लहराएगा, उसके अंदर झगड़े हुए कि छगन भुजबल जी लहराएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता लहराएंगे। ये तमाम सारी चीजें जो है, आपस की अंतरकलह, भ्रष्टाचार, सिर्फ पैसा खाने का काम, इनकी इनकमिंग सिर्फ चालू है कि इनकमिंग चलती रहे। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है महायुति की सरकार के तहत। महानगर पालिका जिसका फंड, जिसका बजट है 74,000 करोड़ रुपए का, 74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। मैं ये आपको पिछले साल का बता रहा हूं। उस महानगर पालिका को इन्होंने पानी में डुबा दिया। ये मैं कहना चाहूंगा, पूरा शहर पानीमय हो गया था। और खाली मुंबई की बात नहीं करूंगा, बगल का थाने हो, वसई हो, विरार हो, नवी मुंबई हो, ये पूरा एमएमआरडीए रीजन जो है, जो आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की प्राथमिकता है या फिर देवेंद्र फडणवीस जी की प्राथमिकता है, ये सारा एमएमआर रीजन जो है, ये सारा डूब चुका था। सब लोगों को असुविधा हुई, आज भी असुविधा हो रही है। आज भी लोग हॉस्पिटलों के अंदर बीमार पड़े हुए हैं, आज भी लोगों को हॉस्पिटलों के अंदर ड्रिप लगे हुए हैं। इसकी कौन जवाबदार है? ये सरकार जवाबदार है, क्योंकि आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आपके लोग पैसा खाने के पीछे लगे हैं। कॉन्ट्रैक्टरों के पास 40% कमीशन, ये कमीशन खोरी की सरकार है महायुति की सरकार। इसलिए इस तरह से इसका हाल बेहाल हुआ मुंबई नगरी का। और ये बात करते हैं मराठी वोटर की, मैं इनको ये भी बताना चाहूंगा कि मुंबई के अंदर 35 से 40% के बीच में मराठी वोटर है। मुंबई कॉस्मोपॉलिटन शहर है और मुंबई के अंदर बहुत सारे अन्य जाति, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, साउथ इंडियन हो, पंजाबी हो, क्रिश्चियन हो, तमाम सारे पूरा ये मिनी इंडिया है मुंबई जो है। तो ये मिनी इंडिया के अंदर सभी लोग रहते हैं। सब लोग सिर्फ चाहते हैं कि हमारा ये कॉस्मोपॉलिटन शहर ये सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, इसमें पानी ना भरे, और जितना पैसा सरकारें या महानगर पालिकाएं खर्चती हैं उसका योग्य वापर हो, जनता को सुविधाएं मिले।
खड्डे तो आज भी है सड़कों के अंदर। आप जाकर के देखिए, आप पता नहीं मुंबई की सड़कों पर घूम नहीं रही हैं, दिल्ली में या मुंबई से बाहर होंगी चलो आप। चलो चलो, जाकर के आपका हो देखिए, गया समय, अभी मुझे जा बोलने करके दीजिए। देखिए चरण जी, कि मेरा खड्डे में बैटरी सड़क जा है रहा है। या चरण जी ने, सड़कों में शायना जी, खड्डे चरण जी ने हैं। बड़े गंभीर आरोप लगा दिए, और अगर चरण जी की नहीं, बातों को देखा जाए खड्डे में तो मुंबई की स्थिति बहुत बुरी है। आपकी सरकार कुछ देखिए- नहीं कर रही है, चरण जी ऐसा कह रहे हैं। देखिए, अच्छा देखिए, मेरा भी नहीं, बैटरी मैं कम नहीं हो कह रहा रहा है, हूं, तो मीडिया मुझे दिखाता जवाब है। दीजिए। क्या अंधेरी जवाब में देने पानी दीजिए नहीं भरा था? सर, मुझे क्या जवाब सांता देने क्रूज में पानी चरण नहीं जी भरा सुन था? लेते हैं। क्या मुलुंड में पानी नहीं जवाब तो भरा देने था? चरण जी एक बार सुन लेते हैं। देखिए, मुंबई ने 4 कंसेक्यूटिव दिन लगातार जो बारिश देखा है, 300 mm जो बारिश हुआ था 24 घंटे में, आप देखेंगे तो पिछले 5 दिन में जो मुंबई में पूरा बारिश हुआ है वो पूरा अगस्त का नहीं है। आपको एक उदाहरण देती हूँ, 17,000 करोड़ रुपया भी एक है। मिनट मुझे खत्म 17,000 करने दीजिए ना, करोड़। मैंने बीच में नहीं बोला, एक बार भी नहीं। बोलिए 971 mm हुआ 5 दिन में। आप देखेंगे कि पिछले जुलाई तक पूरे महीने में 989 mm था। तो आप समझ सकते हो डिफरेंसेस क्या है। विक्रोली की बात करें तो 255 mm, भाईकला 241 mm, 221 mm, बांद्रा 211 mm। तो ये वाटर लॉगिंग जो है ये बहुत ही गंभीर था। इसके बावजूद आपने देखा था कि थोड़े ट्रेन्स को कैंसिल भी करना पड़ा, लेकिन इवैक्यूएशन और ड्रेनेज की बात करें तो 300 लोगों को रीलोकेट किया कुर्ला एरिया से। मिठी रिवर जो बढ़ के आई वहां, बीएमसी ने ये स्पष्टीकरण भी दी है कि बहुत सारे मॉडल्स हैं जहां बच्चों को स्कूल को नहीं भेजा, कॉलेज को नहीं भेजा, वर्क फ्रॉम होम हमने कोविड में भी किया, तो ये हमें मुंबई के नाते करना ही पड़ा। और जो बीएसटी बसेस लगातार काम करते आ रही थी, बीएमसी ने ये भी शेयर किया कि क्या क्या हमारे चैलेंजेस थे, कैसे एआई का इस्तेमाल किया गया, और थोड़े एरियाज में जहां क्लाउड बर्स्ट था, जहां 205 लोगों को रेस्क्यू किया नांदेड़ में। तो क्या ये एक उपलब्धि नहीं है? ये सब आप नजरअंदाज कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस जो एनडीआरएफ से था, मिलिट्री से, ये सब चीज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री स्वयं मैं उत्तर दे दूं? मैनेज कर रहे थे। अभी आप मुझे एक संक्षेप में खत्म करना है। हाँ, मैं जरूर मानती हूँ कि गवर्नमेंट ने अपने तरफ से रेड अलर्ट दिया, क्योंकि ये जो ऑनगोइंग सिचुएशन आप समझ सकते हो कितनी गंभीर थी, और समझ लीजिए कि ज्यादा लोगों को इसमें आपत्ति होती। क्या हम चाहते हैं कि हमारे मुंबईकर सेफ एंड सिक्योर रहे, या फिर आप सिर्फ एक के बाद एक आरोप पे आरोप लगाएंगे प्रशासन के ऊपर, जहां सीएम का जो वॉर रूम था, जिन्होंने बेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जहां मौजूद थे, बीएमसी के भूषण गगरानी और सभी ऑफिसर्स के साथ, जहां आपने देखा ऑन हैंड ऑन ग्राउंड, और इनके नेता कहाँ थे? शायद 5 स्टार होटल में चेकिंग किए, और फिर पीआर मैं बता देता की हूं, बात करें। मैं उत्तर दे दूं? सरप्रसाद जवाब दे दिए। देखिए, सवाल यह है, सरकारें रिएक्टिव काम तो करती है, लेकिन सरकार अच्छी कौन सी मानी जाती है? जो प्रोएक्टिव हो। ये सभी को पता है कि मुंबई में हर साल जो है कम से कम 6 दिन इस तरह की बारिश पड़ती है, जो अभी 4 दिन में पड़ी है। इस तरह की बारिश हर साल, ये आज से नहीं है, ये करीबन 15-20 साल से हम भी मुंबई में रहते हैं, हम देखते आए हैं। तो सरकारें पूर्व तैयारी करती है। सवाल यही है, 17,000 करोड़ रुपया कोई 1700 रुपया नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। 17,000 करोड़ रुपया सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन, मैं पूरी मुंबई महानगर पालिका की बजट नहीं बोल रहा हूं। 17,000 करोड़ रुपया सिर्फ नाली नाले साफ करने के लिए, मीठी नदी साफ करने के लिए। अगर वो 17,000 करोड़ से भी नहीं साफ हो सकते तो आपको कितना चाहिए? 70,000 करोड़ रुपया चाहिए क्या खाने के लिए और ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन को साफ करने के लिए? ये बहुत बड़ा विषय है। सरकार को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। सरकार को वहां पर जाकर के वॉर रूम में खड़ा नहीं होना चाहिए। सरकार को पहले प्लानिंग करनी चाहिए। अब आप बीच में बोल रही हैं, अब आप बीच में बोल रही है ना, मैं तो नहीं बोला था। हाँ, देखिए, सरकार, अच्छी अक्लमंद सरकार वो होती है जो पहले से प्लानिंग करे। इस सरकार ने प्लानिंग नहीं किया, यही तो फेलियर है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपने पहले अंदाजा ही नहीं लगाया कि हर साल इतनी बारिश पड़ती है। ये कोई पहली बार इतनी बारिश नहीं पड़ी है। चरण सिंह जी, आप अच्छी प्लानिंग करने में कहां पिछड़ गए? आप तो सरकारी गवाह बैठे। नहीं, देखिए, वो बात नहीं। सरकार सिर्फ मुंबई महानगर पालिका की बारिश के ऊपर नहीं चलती है मनोज जी, आपको बता दूं। इसके ऊपर जो इनके अनेक सारे धंधे चलते हैं ना, विभाजनकारी राजनीति, ये सारी चीजें,
बहुत सारे मनोज विषय जी, आते मैं हैं उस इसका समय में, जवाब दूं? तो आप उसकी बहस अलग से भी कर सकते हैं। मैं नहीं, आपको लेकिन बता सापरा दूं, जी अच्छा ये भी- एक चीज ये बता भी- दी, अब ये जब भी- आपने ये भी- कहा ये भी आपने बता कहा कि सकता हूं। 17,000 करोड़ रुपए ड्रेनेज में खत्म हो गया, इतना पैसा यहां चला गया, तो उसके पेपर इकट्ठे कीजिए, उसके पेपर जुटाइए और उसकी बिल्कुल, शिकायत कीजिए, बिल्कुल ईओडब्ल्यू में कर रहे हैं। शिकायत कीजिए, लोकायुक्त में बिल्कुल, शिकायत कीजिए, बिल्कुल सीबीआई कर में रहे हैं। शिकायत कीजिए, ईडी में शिकायत कीजिए, नहीं, दूध का दूध सब- पानी का पानी अरे, हो जाएगा। ईडी 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 आप बोल रहे हैं, ये तो वही हो गया ना कि वो दरबार तुम्हारा है और सरकार तुम्हारी है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। हाँ, अब ये फरियादी जाए तो जाए कहाँ कि कानून तुम्हारा है और दरबार तुम्हारा है, तो याद आ ईडी गया। को कंप्लेन करने की बात आप कर रहे हैं। छोड़िए शायना जी ये सब याद आ बातें, गया। लेकिन शायना जी कहाँ उनका कहने का है सरकार में कहाँ भ्रष्टाचार करना हो रहा है, करेंगे। लेकिन शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारी एजेंसियां उनके पास है। देखिए, सच्चाई ये है कि इनके पास कोई विजन प्लान, कोई ब्लूप्रिंट तो है ही नहीं, सिर्फ बक 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 करते हैं। और अब आ गई अपनी औकात पे बकबक बोलने के लिए। अभी ये बकबक शब्द, ये पार्लियामेंट्री शब्द है। ऐसे शब्द थोड़े ना मैं चलने दूंगा भाई। आपकी बकबक भी सुनने के लिए थोड़े ना लोग तैयार हैं। ये बकबक की वजह से, ये बकबक की वजह से ही ये पानी भरा है। बकबक की वजह से 17,000 करोड़ रुपया आप खा गए हैं। ये जो बकबक करते ना, ये एकनाथ शिंदे बकबक करते हैं, देवेंद्र फडणवीस बकबक करते हैं, ये बकबक की वजह से मुंबई वासियों को तकलीफ हुई है। ये आपकी बकबक जो है ना, इसकी वजह से तकलीफ हुआ है। कोई ठाना नहीं, मुंबई वासी अपना ठाने के जब समय आएगा। चरण सिंह जी, एक सवाल मैं शायना जी से पूछना चाहता हूं। शायना जी, एक इशारा चरण सिंह जी ने किया। चरण सिंह जी ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, झंडा फहराने को लेकर। पूरे महाराष्ट्र पूछने तो दीजिए। झंडा फहराने को लेकर यहाँ पर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। शिंदे साहब दिल्ली आकर कई नेताओं से मुलाकात करते हैं और जानकारी मिलती है कि फडणवीस साहब की शिकायत की जा रही है। फडणवीस साहब भी उनके मंत्रालय में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठाणे में भी लगातार इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। तो क्या सापरा साहब ठीक बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत। आप अफवाहें फैलाएं जैसे कि कोई स्क्रिप्ट राइटर एक बी ग्रेड जग कि देखिए अच्छा नहीं है, ये विलेन सारे है, मीडिया ये ने चोर रिपोर्ट है। किया हुआ। अरे आप सुन लीजिए, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे भाई, आपस के आपके एकनाथ शिंदे ग्रुप में भी झगड़े हैं। जितना बीजेपी और एकनाथ शिंदे तो अलग है। सक्रिय काम किया है ऑन ग्राउंड, उससे एक चीज स्पष्ट है कि जनता ने, जब हम 80 सीट लड़े, 60 सीट जीत के आए उनके नेतृत्व में, तो यही एक मुंहतोड़ जवाब है कि सभी लोगों को। हाँ, ये आंकड़ा 80 आप लड़ रहे हैं और 60 जीत कर आ रहे हैं, ये क्या है चरण सिंह जी? ये तो बताते हैं कि इसका मतलब प्रभाव है। ये आंकड़ा वही है जिस तरह से आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर वोट किस तरह से बढ़ाए गए, वो सारी धांधली हुई है। और 5 बजे के बाद में 76 लाख वोट जो बढ़े हैं, ये उसका इनको फायदा मिला है। जो निर्वाचन आयोग जो इनकी कठपुतली बनी हुई है ना, निर्वाचन आयोग इनकी कठपुतली बनी है, ये उसका नतीजा है। और ये अब पकड़े गए हैं। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। इनकी वोट चोरी जो है वो पकड़ी गई है। अब इनसे कुछ बोलते नहीं बनता है। ये वोट चोरी का सिलसिला जो है हरियाणा, दिल्ली और फिर महाराष्ट्र में आया, और महाराष्ट्र के अंदर ये मार्करवाड़ी का चुनाव जो हम एक बूथ में करना चाहते थे, मॉक पोल ही करना चाहते थे ना, उससे कोई नतीजों पर असर नहीं पड़ना था। क्यों देवेंद्र फडणवीस ने वो मार्करवाड़ी की मॉक पोल नहीं होने दी? बताइए। क्योंकि आपको पता था कि आपने गड़बड़ झाला किया है, क्योंकि आपको पता था वोटों की हेराफेरी की है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, इसलिए मार्करवाड़ी की मॉक पोल क्यों नहीं होने दी, इस पे बताइए। शायना जी जवाब दे रही हैं। सापरा साहब, चरण सिंह जी, शायना जी जवाब दे रही है, सुन लेते हैं। मैं बता रहा हूं कि हमने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने तुरंत सारी कंप्लेन दी है। आज तक निर्वाचन आयोग ने हमको एक भी उत्तर ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। ये निर्वाचन आयोग, शायना जी जवाब दे दिए। चरण सिंह जी ने जो सवाल उठा उसका जवाब दे दिए। भारतीय जनता पार्टी की कस्टमाइज्ड लिस्ट बनाने की तैयारी कर रही है। अभी मुझे जवाब तो ले लें। 8 महीने बाद बाबा राहुल गांधी उठते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अरे 45 दिन के अंदर हमने सब कंप्लेन दी है। 45 दिन के अंदर हमने कहा वीडियो फुटेज दीजिए। 45 दिन के अंदर हमने कहा
कि वहाँ आप हमको सारी उन्होंने क्या रीडेबल किया? वोटर लिस्ट 7 दीजिए, दिन बाद डिजिटल वोटर इलेक्शन लिस्ट दीजिए, कमीशन क्यों के नहीं ऊपर दी? बेबुनियादी क्यों नहीं दी निर्वाचन आयोग ने? allegations निर्वाचन लगाना और आयोग जो बार-बार है ये वो बोलना, बचाता है, वोट चोरी, छुपाता वोट चोरी। है, अरे कोई नहीं था। धमकाता है। अभी आपने ये चालू निर्वाचन किया है आयोग क्योंकि जो है स्पेशल वो इंटेंसिव भारतीय रिवीजन जनता के पार्टी बाद आप महायुति का बिहार के पिट्ठू बना इलेक्शन के हुआ बाद है। भी यही ये बोलेंगे। और पिट्ठूबाजी अब ये नहीं जो लोग चलेगी, बोलते हैं ये याद वोटर रखिएगा। अधिकार ये यात्रा, ये पिट्ठूबाजी कोई नहीं वोटर चलेगी। अब लोग अधिकार जान गए यात्रा नहीं हैं है, कि वोटर वोट अफवाहें चोरी हुई है यात्रा महाराष्ट्र के ये अंदर, वोटर और अच्छा, वोट एक चोरी बात से ये बताइए सरकार चरण सिंह बनी जी, है। चरण सिंह जी एक बात बताइए, एक सवाल आपसे मुझे पूछता खत्म हूं। अब वो बीएमसी मेरे को ऊपर लेकर, बोल रहे थे, मुझे बीएमसी को बोलने तो लेकर दीजिए। अभी भी वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है। मनोज जी, बीएमसी मुझे चुनाव जवाब को तो लेकर देने अभी भी दीजिए। वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है। अभी और भी हर पहले एक से ही वोट- चर्चा कर ली जाए, ऐसा नहीं हो कि बाद में ये आरोप लगने लगा कि साहब बीएमसी की वोटर लिस्ट में भी कुछ गड़बड़ झाला हो गया। बिल्कुल और बिल्कुल, अभी से एक हमारे लोग जो जिम्मेदारी है वोटर लिस्ट के से- काम पर लगे हुए मैं हैं। प्लीज जवाब योग्य दूं। समय मैं आ रहा हूं, पर, शायना जी आपके पास आ रहा हूं। जरूरी समय के ऊपर निश्चित रूप से वो कंप्लेनें फाइल कर रहे हैं। अपने अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास कंप्लेनें दर्ज हो रही है। कहां कहां पर गड़बड़ जाला है, ये हमारे बीएलए उस काम पर लगे हुए हैं। हम मुंबई महानगर पालिका की चुनाव के अंदर वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है। ये जो 60 गांठ देखिए, इनकी ठीक है, अब ये जवाब यहीं सुन पर लेते हैं। थमेगी। अब सापरा जी, शायना जी का जवाब सुन लेते हैं, वो काफी देर से बोल नहीं पा रही। जी शायना जी। देखिए, नहीं, वो इलेक्शन मुझे बोलने कमीशन नहीं दे रही थी, ने इसलिए नहीं बिल्कुल बोल पाई। स्पष्ट कहा कि वोट चोरी, वोट थेफ्ट, ये पब्लिक में आप संविधान को भी इंसल्ट कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई भी आपत्ति, कोई भी एलिगेशन है तो आइए सबमिट कीजिए आपका कंप्लेंट, वहां आपने कुछ नहीं किया। जब इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करती है इलेक्टोरल रोल्स के लिए बिहार में, वहां आप बोलते हैं कि चलो वोटर अधिकार यात्रा। ये क्या है वोटर अरे अधिकार पावर यात्रा या पॉइंट वोटर प्रेजेंटेशन दे दी पूरी अफवाहें आपको। यात्रा? जनता, ये वोटर जनता के अफवाहें सामने, यात्रा है। जो जनता के आप सामने एक रख दिया डेमोक्रेसी सारा को। प्रजातंत्र 1.5 घंटे में की विश्वास प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस करते में। और पता है कि कंप्लेन नहीं, आपने तक नहीं शायद देते देखा नहीं। जब एक आपने इलेक्टोरल देखा बिल नहीं बनता है तो माधवपुरा में एज क्या अ हुआ है। रिस्पॉन्सिबल आपने पॉलिटिकल देखा पार्टी नहीं कि आपको एक जाना चाहिए विधानसभा ना। में As a 1,250 responsible वोट की political गड़बड़ party, हुई जाइए है। आपके सबूत के ये साथ। एक आपने वहां विधानसभा, सबूत नहीं देखा है। एक विधानसभा आपने जिस महाराष्ट्र के sworn अंदर affidavit की बात 85 की, किसके विधानसभाओं प्रति? के अंदर, जब आपके पास 85 कोई भी विधानसभाओं proof के नहीं, अंदर आपने देखिए, गड़बड़ी आपको की जो है। चीखना है तो चोरी मैं से नहीं महाराष्ट्र का बोलूंगी। चुनाव जीता है। आपको चीखना है तो चीखते जाइए। ये चोरी चोरी से की जो महाराष्ट्र का बात चुनाव कर रहे हैं जीता आप, है। ये सेम चीखने बहाना की बात बनाएंगे नहीं है। बिहार के आप इलेक्शन रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि यही आपको पता बहाना है कि आप बनाएंगे। रुकेंगी। जो एक आप रुकेंगी जिम्मेदार तो मैं पोल खोल पॉलिटिकल दूंगा, पार्टी है, इसीलिए एक आप रुकने को जिम्मेदार तैयार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी मैं भी है, समझता हूँ ये तो दाव आप पेच, बता दीजिए ये ना, दाव जाइए पेच मैं भी समझता इलेक्शन हूँ। कमीशन पे नहीं आप जाते हैं आप, हाँ, कोई भी आपके इलेक्शन तकरार नहीं करते, इलेक्शन कोई कमीशन की तो सबमिशन नहीं धज्जियां देते उड़ गई है। पोलिंग बूथ इलेक्शन पे कमीशन तो कोई आपके जो जवाब देने लायक लोग नहीं रह हैं, गया है। तो पेश ये कीजिए। 8 इलेक्शन महीने बाद कमीशन उठते हैं आपका आपके नींद कमीशन से एजेंट बन और गया। बात करते हैं इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी, कमीशन अकाउंटेबिलिटी की। आपका कमीशन एजेंट बन गया है। कमीशन ने इलेक्शन बिल्कुल- कमीशन एजेंट है। चलिए मैं चलिए, तो खुलेआम बोल रहा हूं। प्रजातंत्र हमने प्रूव कर के दिया। ऊपर भी आप टिप्पणी हमने कीजिए, 1.5 कुछ घंटे प्रूफ की नहीं किया पीपीटी है। में 70 साल सारे की महिला सबूतों की के बात साथ करते हैं, रखा है उन्होंने कभी कि भी 2 कौन बार से वोट बूथ नहीं में किया। एड्रेस गायब थे, कौन बेबुनियादी से बूथ आरोप। के अंदर फोटो गायब थी, मनोज जी, जो कितने आपको लोगों के पसंद आ नाम रहा है ये डुप्लीकेट है, बेबुनियादी ये तमाम आरोप, सारी तो चीजों ये का खुलासा कांग्रेस हो पार्टी चुका की है। तो नैया तमाम डूब सारी चुकी चीजों है, का बहुत खुलासा समय होने के से बाद डूब चुकी है आपके घर और पे आके ऐसे तो ही प्रूफ रहना। देंगे नहीं शायना जी? आए आपके चलिए, घर पे आके चलिए, प्रूफ दे दें? आइए प्लीज, चाय स्वागत है चाय वाय आपका। पिलाएंगी? स्वागत चाय है वाय पिलाएंगी आपका। क्या? या फिर मैं वही कह रहा आइए हूँ। हम साथ अभी में सबूत जाएं सारी इलेक्शन दुनिया के कमीशन सामने के रख पास दिए, और आपको एक एक जवाब फिर भी आप कहती है कि मिलेगा सबूत वहाँ। नहीं है, ज्ञानेश कुमार- तो क्या करें? ज्ञानेश फिर कुमार निर्वाचन जी आयोग ने के बदले स्वयं आपके कहा घर कि पर जाकर के कांग्रेस सबूत पार्टी दे को देते। माफी मांगनी मनोज पड़ेगी जी क्योंकि के घर ये पे जाके दे प्रजातंत्र देते। के खिलाफ अब है, यही धंधा संविधान बाकी के रह गया खिलाफ है। है। अरे जनता की अदालत में राहुल गांधी पहुंच गए, समझने को तैयार हाँ, हाँ, होइए। जनता यहाँ की पहुंच अदालत के गए, अंदर ये वोट- लड़ाई पहुंच गई है। वोट अफवाहें यात्रा लाखों की को संख्या लेके। में जनता सड़कों पर वोट अफवाहें राहुल गांधी जी यात्रा का को अभिवादन लेके। कर रही है। आप वोट बैठे रहिए यहीं अफवाहें पर। यात्रा को लेके। आप बैठे रहिए ना। अभी आपको देखिए- मुंबई के खड्डों की खबर है, ना हाँ, आपको हाँ, स्ट्रॉन्ग वाटर आप- ड्रेन के 17,000 करोड़ आपके रुपए की पार्टी खबर के है, ना शहंशाह को आपको यही नहीं मोनोरेल पता की है कि खबर है। इलेक्शन कमीशन 582 कैसे चलती लोग है। मोनोरेल जो के अंदर आपको अटकते इतनी हैं, आपत्ति आप हो उसके रही ऊपर है, कोई ये सभी स्पष्टीकरण नहीं चीजें देते हैं। रजिस्टर कीजिए ना, 17,000 कंप्लेंट करोड़ जाइए का कोर्ट में। भ्रष्टाचार होता
है में नहीं नहीं शाइना जी, जाते, उन्होंने तो ये false बोल दिया ना, narrative उन्होंने spread ये करते हैं। शाइना जी उन्होंने कह दिया है कि कहीं पर शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि छोड़िए ना, जिस ये एजेंसी में easy way शिकायत out की है। जाएगी वो उन्हीं की इसके है। पास सैया सोच भय विचारधारा कोतवाल तब नहीं है डर ना काहे का। मनोज जी, सैया जिसके भय पास कोतवाल सोच तब डर काहे का। सोच विचार नहीं ये है,
कोतवाल तो के बैठे प्रति ना प्रश्न दिल्ली चिन्ह, में। इलेक्शन के प्रति प्रश्न सैया चिन्ह, भाई कोतवाल के सब जन प्रति कहेगा ये प्रश्न बीजेपी का चिन्ह, फंडा है, शासन महायुति का प्रशासन फंडा के है। ऊपर प्रश्न चिन्ह, प्रजातंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह। इनकी नैया डूब चुकी है। अगले साल जब हम नैया डूब गई सापरा जी। तो कांग्रेस पार्टी बचे तो अरे बहुत ये बड़ी क्या, बात होगी। ये इन्होंने मुंबई को डुबा दिया। मुंबई को डुबोने वाले अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करके फायदा नहीं है। सारी मुंबई 3 दिन पानी के अंदर डूबी हुई थी, ये याद रखिएगा। और खाली मुंबई नहीं डूबी थी, नांदेड़ डूबा था, कोल्हापुर डूबा था, वसई विराट डूबा था, पूरी नवी मुंबई डूबी थी। ये ध्यान रखिए, पूना डूबा था, नागपुर डूबा था, मुख्यमंत्री का शहर डूबा हुआ था। अच्छा सापरा जी देखिए, एक बड़ी बात कर दी सापरा जी, शायना जी ये कह रही हैं कि बीएमसी का चुनाव होगा ना, और जब उसका परिणाम आ जाएगा तो मुझे और सापरा जी को जरूर बुलाइएगा, क्योंकि सापरा जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भैया उससे पहले मुझे कई बार मिलेंगी, उससे पहले तो मेरे को झेल ले पहले। चलिए, धन्यवाद। ओके, शायना जी का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। सापरा जी एक बात मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त बीएमसी चुनाव के इर्द गिर्द ही सारी राजनीति हो रही है, और उसी के इर्द गिर्द जो राजनीति हो रही है वो ये बताती है कि मुंबई के बीएमसी चुनाव में मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं। आपकी जो बातें मैं सुन रहा हूं, आपके जो मुद्दे सुन रहा हूं, आप इन मुद्दों को उठाने वाले हैं कि देखिए भाई, मुंबई पानी पानी हो गई, मुंबई डूब गई, 17,000 करोड़ का बजट है पानी के ड्रेनेज का, वो कहां गया, सरकार की योजनाएं कहां गई। और मुंबई में जो सबसे बड़ा आरोप अभी की विपक्षी पार्टियां लगाती हैं कि जितने भी, क्योंकि चुनाव तो हुए नहीं है, बीएमसी के जनप्रतिनिधि है नहीं, तो जो पैसा है, फंड तो आ रहा है, इसमें सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक हों या शिवसेना के विधायक हों, उनको तो फंड दे दिया गया है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी के विधायक हैं उनको उनके इलाके में फंड नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, ये सरकार महायुति की सरकार, मैं भी सरकारों में रहा हूं जब कांग्रेस पार्टी के मैंने 10-10 मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन कभी उस समय ऐसा नहीं किया गया था कि ये बीजेपी का विधायक है इसे फंड नहीं देना है, या दूसरी कोई पार्टी का इसे फंड नहीं देना है। सबको मुख्यमंत्री समान फंड देते थे। लेकिन यहां पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महायुति 2014 की बात और पहले की भी बात करता हूं मैं, जब उनकी 5 साल सत्ता थी, तब उनका यही फंडा रहता है कि कांग्रेस या जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कम्युनिस्ट है कोई भी, उनको उनके विधायकों को फंड नहीं देना है। ये बड़ी गलत बात है भाई। सारे जनप्रतिनिधि है, जनता ने चुन करके दिया है, बिल्कुल देना चाहिए। और इतना ही नहीं, बहुत सारे और भी डीपीडीसी के, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल के भी, कॉर्पोरेशन के भी फंड होते हैं, अनेक फंड होते हैं। वो तमाम सारे फंड सभी को मिलने चाहिए। आम जनता के पैसे है ना, टैक्स पेयर के पैसे हैं, इनके बाप के पैसे थोड़ी हैं कि जो सत्ता में है उसी का पैसा रह जाएगा। तो इनको पैसा ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूट देकर करना चाहिए, और सब जगह पर उन्नति, सब जगह पर काम होने चाहिए। जहां तक मुंबई की बात है, मुंबई में बहुत सारे विषय हैं, ये तो मैंने आज 2-3 विषय बताए जी। आज मुंबई के प्रॉपर्टी टैक्स के विषय है, मुंबई के जो डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड किस तरह से इन्होंने चला रहे हैं, किस तरह से गोरख धंधा वहां पर चल रहा है। और एक डंपिंग ग्राउंड जो बंद हुआ था मुलुंड का, वो उठा करके अडानी को दे दिया। कितना? 110 एकड़ जमीन वो दे दी। 15 एकड़ की जमीन ऑक्ट्रा नाका की अडानी को दे दी। मदर डेयरी अडानी को दे दी। धारावी के अंदर इतने 100 से ज्यादा हेक्टर की जगह पूरी अडानी को दे दी डेवलपमेंट के लिए। यानी मुंबई शहर आप एक उद्योगपति के पास, अडानी के पास आप गिरवी रख रहे हो। ये मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे, और मुझे लगता है कि इन मुद्दों को आप बीएमसी में उठाने जा रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा कि बीएमसी चुनाव में क्या ये मुद्दे असर करने वाले हैं, क्या बीएमसी चुनाव में कांग्रेस उस तरीके से उपस्थिति दर्ज कर पाएगी, इसका इंतजार करना होगा। सापरा साहब, आपने इंडिया न्यूज से हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र के ही तमाम मुद्दों पर। एक शख्सियत से महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी विवाद और ठाकरे बंधुओं के साथ आने से बीएमसी चुनाव में उन्हें कुछ फायदा होगा या फिर नहीं होगा, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मधु चव्हाण। मधु चव्हाण साहब, आपका स्वागत है। तमाम मुद्दों के साथ साथ चर्चा वही चल रही है, महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के मुद्दे पर मामला गर्म है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मराठी और हिंदी के बारे में मैं ये समझता हूं कि भारत एक प्रबुद्ध देश है जिसमें समृद्धि है भाषाओं की। इस देश में जितनी बोली भाषाएं
अधिकृत भाषाएं बोली जाती है दुनिया में कहीं नहीं है। ये हमारी विशेषता है। उसकी जननी संस्कृत भाषा है और हिंदी भी कई सालों से इस देश में बोली जाती है, पढ़ाई जाती है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि सभी भाषा का सम्मान सभी ने करना चाहिए। सभी भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए मुंबई में, महाराष्ट्र में? तीसरी भाषा हो या चौथी भाषा हो, देखिए अभी त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया है नए शिक्षण प्रणाली में। तो कोई भी प्रांत में दो भाषाएं तो ली जाती है। एक तो सर्वसाधारणता ऐसा दुनिया मानती है, मैं मानता नहीं हूं कि अंग्रेजी दुनिया की भाषा है, वो तो सीखनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि सीखनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा करके। और दूसरी मातृभाषा, तो कोई भी प्रांत में, तमिलनाडु में यदि वहां गए तो वहां अंग्रेजी भाषा ली जाए, तमिल की तमिल भाषा ली जाएगी। और तीसरी भाषा कौन सी लेंगे वो? तो उनको वो स्वतंत्रता है उनको लेने के लिए। महाराष्ट्र में त्रिभाषा सूत्र यदि किया गया, जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं की गई है, त्रिभाषा सूत्र यदि लिया गया तो मराठी मातृभाषा है वो तो कंपलसरी है, सभी को आनी चाहिए, लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाने चाहिए। और दूसरी भाषा अंग्रेजी। तो महाराष्ट्र का कोई विद्यार्थी जब तीसरी भाषा त्रिभाषा सूत्र में लेगा, स्वीकार करेगा, तो कौन सी भाषा स्वीकार करेगा? वो तमिल नहीं ले सकता तीसरी, बंगाली नहीं ले सकता, मलयालम नहीं ले सकता, तेलुगु नहीं ले सकता, या गुजराती भाषा नहीं लेगा, या और कोई भाषा नहीं लेगा। स्वाभाविकता, सर्वसाधारणता देश में जो बोली जाती है, सुनी जाती है, आपस में संवाद की भाषा है, वो हिंदी भाषा ही लेगा ना जी। तो उसमें उसका सम्मान है। उसमें किसी के ऊपर जबरदस्ती से ऐसा नहीं कहा गया कि ये तुमको लेने ही चाहिए, नहीं तो पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा मुझे लगे, ये मेरा मत है। सम्मान करना चाहिए हिंदी का। देश को एकत्रित करने के लिए अनेकता में एकता जो निर्माण होते हैं, उसके जो और सारे अंग है उसमें भाषा एक अंग होता है जी। तो सारे भारतीयों को समझना चाहिए, एक दूसरे को भावनाएं समझनी चाहिए, एक दूसरे के विचार समझने चाहिए। तो सर्वसाधारणता हिंदी है और कौन सी है? लेकिन महाराष्ट्र में एक और भाषा चल रही है और वो भाषा है मारपीट की भाषा, जो कि राज ठाकरे बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि राज ठाकरे जी ने मारने का आदेश दिया ऐसा मुझे लगता नहीं, लेकिन उनके लोग यदि मारपीट की भाषा करते होंगे तो पूर्णतः गलत है। ये कहना ठीक है कि भाई आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप मराठी ज्यादा से ज्यादा सीखिए, मराठी बोलना चाहिए, लेकिन यदि कोई हिंदी में बोलता है तो उसको मारो, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। ये सारी भाषाएं हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की एकत्रित लाने के लिए भाषा है। हमारा वैभव है भाषा, और उस वैभव का एक अंग हिंदी भाषा भी है। मराठी भाषा तो है ही वैभव, मैं समझ गया। तो अमृत भाषा है, वो तो है ही भाषा। जी चौहान साहब, हालांकि बेस्ट के चुनाव हो गए जहां सबसे ज्यादा वोटर मराठी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक होने से क्या आपको लगता है मराठी मानुष को फायदा होगा? बिल्कुल होने वाला नहीं है। फायदा होगा तो अभी बीएससी में चुनते थे। दोनों इकट्ठा होने से क्या फर्क होने वाला है? अभी आपको मैं बताता हूं, एक वाहिनी ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब दोनों इकट्ठे आए तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र में राजकीय भूकंप होने वाला है। तो मैंने उनके प्रमुख को पूछा, एक प्राइवेटली उनको फोन करके, भाई आपके ब्रेकिंग न्यूज में आपने कहा है कि भूकंप हो जाएगा, भूकंप होता है तो उसका नतीजा क्या होता है? गिरावट होती है, बहुत बड़ा विध्वंस होता है, बिल्डिंगें गिरती है, रास्ते खराब हो जाते हैं, लोग मरते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है, आर्थिक नुकसान होता है, हाहाकार होता है, तो भूकंप हो जाएगा राजकीय। इसका मतलब ये दोनों इकट्ठे आने से महाराष्ट्र का नुकसान होगा, ऐसा आपका कहना है क्या? तो चुप बैठे। सही कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मारपीट करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ऐसा आरोप है, इसलिए बार बार मारपीट की घटनाएं घट रही हैं। आप क्या मानते हैं? मारपीट की घटना का मैं निषेध करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मारपीट कोई भी यदि कानून हाथ में लेता है तो कभी भी वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा, सहन नहीं किया जाएगा, और उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। कुछ केसेस भी लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मारपीट ठीक नहीं, हम उसका धिक्कार करते हैं। नहीं होने कहा नहीं होगी और कोई ध्यान में लाता है कि यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो जरूर
वो हो जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौहान साहब, आप भी मराठा हैं और मनसे ने एक मांग कर दी है, और वो मांग कर दी है कि मराठी व्यक्ति को नौकरी में 80% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आपकी राय? बिल्कुल बराबर मांग है। जब महाराष्ट्र में कोई उद्योग आता है, महाराष्ट्र में और कोई नौकरियों की संधि होती है, तो उसमें मराठी लोगों को 80% मिलना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कहाँ जाएंगे वो नहीं मिलेगा तो उनको मिलना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट ऑफिसेस है, उन्होंने भी ये सारी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, उसका स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनके बारे में पहला विचार किया जाएगा यदि वो क्वालिफाइड है। और आज महाराष्ट्र में बहुत सारी जो आप लोग पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं मराठी भाषिक, वो बहुत क्वालिफाइड है, इंटेलिजेंट है। चलिए, मनसे जो मांग कर रही है उसका आपने समर्थन कर दिया। आपकी सरकार है, क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर विचार कर रही है? देखो, सरकार कोई कानून नहीं कर सकती, ऐसा मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन सरकार विनती कर सकती, इस तरह का वातावरण सरकार सामाजिक निर्माण करेगी और कर रही है कि वहां से ज्यादा लोग, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, और जो कारपोरेट अंग है इस महाराष्ट्र में उद्योग का एक, उन्होंने भी भूमिपुत्रों का, यदि वो क्वालिफाइड है, उनको जो जिस तरह का क्वालिफिकेशन वाले लोग चाहिए, और मराठी बोलने वाले मराठी भाषिक यदि उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो उनको ही लेना चाहिए, और लोगों को नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन 80% 70% लोगों को, मराठी भाषिक लोगों को, मातृभूमि मराठी जिनकी है, भूमिपुत्र जो है, उनको लेना चाहिए। उनको लेना चाहिए, भूमिपुत्र को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि रोजगार है कहां? हर राज्य में बेरोजगारों की स्थिति तो बहुत खराब है। देखो, अभी महाराष्ट्र में गत 2014 से जो डेवलपमेंट विकास हो रहा है, अलग अलग तरह का जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो रोजगार तो निर्माण होता है। समझो एक सड़क बनानी है तो इंजीनियर लगते हैं, वहाँ और कोई लोग लगते हैं, वहाँ मजदूर लगते हैं, वहाँ सुपरवाइजर लगते हैं, ट्रक ड्राइवर लगते हैं, सीमेंट वहाँ लाया जाता है, उस तरह एक रोड बनाया जाता है लंबा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, 100 भी रोजगार में पकौड़े भी तले जाते हैं, इसे भी रोजगार में काउंट उसके लिए तो मनुष्य बल होता है, जो मैन पावर होती है वो तो लगती है। तो मुझे लगता है कि आहिस्ते आहिस्ते उद्योग बढ़ रहा है। लेकिन एक दूसरे पे आरोप भी लगाए जाते हैं। इधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कहते हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, बीजेपी की सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, शिंदे की सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। इधर आप कहते हैं कि क्या आप दोनों ने रोजगार दिया था क्या जब आप सरकार में थे? देखिए, उनको कोई मुद्दा नहीं है। अभी मराठी का वो डिसएडवांटेज ले रहे हैं। चुनाव आ गया तो मराठी के ऊपर बात करने लगते हैं, मराठी मानुस के ऊपर बात करने लगते हैं। महाराष्ट्र से मुंबई अलग किया जाता है, कभी कोई निकाल नहीं सकता, ना घटनात्मक दृष्टया, ना भावनात्मक दृष्टया, ना कानून से कोई नहीं निकाल जा सकता है। अभी उद्योग के बारे में कोई किसी के बारे में वो बोलते नहीं है, घुसपैठियों के बारे में बोलते नहीं है, बांग्लादेशी घुसते उसके बारे में बोलते नहीं है, इस देश में और सारी गतिविधियां होते हैं उसके बारे में बोलते नहीं है, जो नक्सलिस्ट यहाँ के विशेषतः शहरी नक्सलिस्ट जो है उसके बारे में बोलते नहीं। देश को चुनौती देने वाली बातें जो होती है उसके बारे में कभी सामना में अग्रलेख आता नहीं है। राज ठाकरे कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन उद्धव जी बिल्कुल बोलते नहीं है। मुझे लगता है कि भावनाओं का गलत फायदा लेकर वो चुनाव जीतना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। अभी मराठी आदमी ने उनको सबक सिखाया, छोटी सी बात है। बीएसटी में करीबन 95% मराठी बोलने वाले मेरे भाई है, कर्मचारी है, कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, मैकेनिक हो, ऑफिस स्टाफ हो। उन्होंने अभी 90% वोटिंग किसको किया है? उनको नहीं किया है। तो ये एक उदाहरण है छोटा सा कि सारे लोग अभी इनका स्वार्थ उद्धव जी का जान गए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बेस्ट का चुनाव दिखाता भी यही है। एक सवाल मेरा आपसे है मधु चौहान साहब कि ठाकरे के गुंडे मारपीट करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि हो नहीं पा रही है। देखिए, उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया है तो क्यों होनी चाहिए? उन्होंने, मुझे तो मेरी जानकारी नहीं है कि राज ठाकरे ने मारने के लिए कहा है किसी को। एफआईआर कोई भी दाखिल कर सकता है या कोई पिटीशन हो सकता है, हाईकोर्ट में गए होंगे तो कोर्ट पहला पूछेगा उनको कि भाई आप शपथ लेके एफिडेविट करके लिख के दीजिए, ऐसा ऐसा कहा है। मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। उन्होंने यदि गलत किया होगा तो कानून से जो होगा होगा।
लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि लोगों को मारो पीटो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं चौहान साहब, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आने की चर्चा, ये माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव वो साथ लड़ने वाले हैं, हालांकि इसकी सार्वजनिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, पर आप मानते हैं? इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि एक आने की बात हो रही है तो मुझे जो उनका स्वभाव मालूम है, उद्धव जी का जो हमें जानकारी है, वो इतना इगोइस्टिक है कि मुझे लगता नहीं कि वो एक आएंगे। भूतकाल में देखा गया तो सामना में से संजय राउत ने खुद उद्धव जी के पुत्र आदित्य ठाकरे जी ने और खुद उद्धव जी ने इतना राज्य को अपमानित किया हुआ है चुनाव में, उसके पहले भी, तो वो सारी बातें आदमी कोई भूलेगा नहीं। और ऐसा कौन सा राष्ट्रीय संकट या मराठी भाषिकों के ऊपर या महाराष्ट्र के ऊपर संकट ने आया है कि ये एक इकट्ठे आने के बाद वो संकट दूर हो जाएगा। और जो स्वभाव है, थोड़े लिबरल है राज्य, लेकिन ये इतने लिबरल नहीं है। और परिस्थिति का अवलोकन किया जाए, यदि भूतकाल का अवलोकन किया जाए, तो मुझे लगता नहीं ये इकट्ठे आएंगे। और इकट्ठे आने से फर्क क्या होने वाला है? कुछ फर्क होने वाला नहीं। अभी भावनाओं के ऊपर हावी होकर मतदाताओं का आह्वान करना और मत प्राप्त करना, वो दिन चले गए। मराठी आदमी हो, वो प्रगल्भ है, महाराष्ट्र का वोटर प्रगल्भ है, वो समझता है कि इनका निजी स्वार्थ इकट्ठा आने का, मराठी भाषिकों का, महाराष्ट्र का भला ये नहीं है। महानगर पालिका जो सोने की मुर्गी बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर उद्धव जी का ध्यान है। पर इकट्ठे समझो, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ऐसा कहा गया कि इकट्ठे आ जाएंगे तो कारपोरेशन में बहुमत आएगा नहीं, लेकिन बहुमत आने के बाद स्टैंडिंग कमेटी किसकी, मेयर किसका, और नेता जो होता है वो दूरदृष्टि से स्वार्थ विरहित सोचकर जो कोई भी अलायंस हो जाता है, जिस तरह शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व के आधार के ऊपर अलायंस हो गया, विचारधारा के ऊपर अलायंस हो गया। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन, गोपीनाथराव मुंडे, ये सारे नेताओं ने विचार किया। मुझे ध्यान है कि अटल जी पंतप्रधान थे तो बाला साहब ने कहा था मुझे कुछ दिया नहीं तो चलेगा, लेकिन आप सालों तक प्रधानमंत्री रहना। ये तो सारा सीट के लिए क्या करेंगे? इकट्ठे रहेंगे? कोई भी किसी तरह का वचन नहीं दिया गया था, न बंदिस्त रूम में दिया गया, न खुलेआम दिया गया, और पूरा दिन उन्होंने फोन भी नहीं लिया हमारे, और माननीय शरद पवार साहब के जाकर पीठ पे खंजीर खोप कर चले गए। वो आदमी राज ठाकरे जी को उद्धव जी का सारा स्वभाव मालूम है। तो ये वातावरण मुझे लगता है पूरा, मैं संबंधित लोगों का आदर रख के कहता हूं, मीडिया ने माहौल बनाया, कुछ मीडिया ने, सभी ने नहीं। इकट्ठा आएंगे, इकट्ठा आएंगे, इकट्ठा आएंगे, देखो हाथ में हाथ कैसा पकड़ा, एक का हाथ लूज था, दूसरे का हाथ टाइट था। ये सारा वातावरण तैयार करने से इकट्ठा होने नहीं चाहिए, और मनोमिलन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है, मेरा जहां तक राजकीय अनुभव है, मुझे लगता है कि वो इकट्ठे आएंगे नहीं, और इकट्ठे आएंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए इंतजार करते, इसलिए हमने आपको बुलाया और देश के लोगों को आपकी बातों भी सुनाना चाहते थे।